कल हम बताए थे एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होंगे, इसे हम किससे दर्शाएंगे, ए से दर्शाएंगे। और एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर जिसे कि हम दर्शाते हैं किससे, जेड से। कल इसके बारे में चर्चा हुई थी और इसके बारे में चर्चा हुई थी। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। या फिर इसी को हम सब क्या कह सकते हैं, अणुभार कह सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही है कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। तो यानी कि यह जो मॉलिक्यूलर मास है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज पर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास अभी भी बताया गया, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए, या फिर अणुभार इक्वल टू लिख सकते हैं यही तो है ना, ये अणुभार इक्वल टू परमाणु भार की संख्या का योग। कैसे हम योग करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि मेथेन CH4, ठीक है, इसका अणुभार या मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कल कुछ तत्वों का जो है हम द्रव्यमान संख्या निकाले थे, ठीक है, जैसे कि CH4 है। अब हम ये जानते हैं कार्बन की संख्या कितनी होती है, 12। कार्बन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। हमने यहाँ पे कितना लिखा, 4। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, 12 हुआ, 4 का नाम 4, दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया, 16। तो CH4 का जो हमारा अणुभार ज्ञात किए वो कितना हुआ, 16। अगर हम इसको इतना लंबा ना लिखना चाहें तो इसको हम जो है शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल M CH4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे कैपिटल M होगा तो हम समझ जाएंगे कि हम क्या निकालना चाहते हैं, CH4 का अणुभार हम ज्ञात करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं H2SO4 MH2SO4, ठीक है। तो इसका अणुभार क्या होगा, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। इसकी संख्या कितनी है, 2 होती है, प्लस सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, कितना होगा, 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, ये 16, 4 है ना, 16, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, प्लस 32 हो जाएंगे, 16 चौका 64, कितना हो गया, 4 तो 6, 6 2 8 और 6 3 9, कितना हुआ, 98 हुआ।
मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणुभार आया वो कितना आया, 98 आया। अच्छा इसी प्रकार से स्टोन का देख लेते हैं, MHCH3COCH3 एसीटोन का फॉर्मूला है ये, इसका कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। अब देखते हैं कार्बन में कितना हो जाएगा ये, 12 हो जाएंगे। हाइड्रोजन का कितना है ये, 3 है ये, यानी कि परमाणु भार कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, 1 हो जाएगा। कितनी संख्या है इसकी, 3 संख्या है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। परमाणु भार कितना हुआ, 12 हुआ। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। परमाणु भार कितना होगा इसका, 16 हुआ। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएंगे। हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 है। परमाणु भार कितना है, 1 है। इसको जो है हम सिंपल कर लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा, ये तो 12 हो गए, 3 एकम 3 हो गया, ये भी 12 है, प्लस ये हमारे पास क्या है 16 है, प्लस ये 12 है, प्लस ये हमारे पास क्या है 3। अब देख लेते हैं 12 दूनी 24, बात किया है 36। अब 36 36 3 39 39 39 3 42। अब 42 16 42 10 52, अब 52 6 58, कितना हो गया इसका 58 हो गया। तो मतलब कि एसीटोन का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ गया, 58 आ गया। अगर हम चाहे तो इसको इतना लंबा ना लिख करके जो है एक छोटे में भी कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या है, M है, CH3 है, CO है, CH3 है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 संख्या है। अब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे 12 × 3, ठीक है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, कितने हो गए 6 हो गए, तो यानी कि 1 × 6। अब देख लेते हैं यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्या बचा यहाँ पे ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, 1 का मतलब क्या 16 है। अब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 36 हो गए, प्लस 6 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 16, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं इसको जोड़ लें, 36 4 40, 40 2 42, 42 ये हुआ 42 और 16, 42 10 52, 52 6 58, कितना हो गया 58 हो। तो इस प्रकार से हम सब क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का हम अणुभार को हम निकाल सकते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम सब, एक एग्जांपल और ले ले। जैसे यूरिया को ले लेते हैं, NH2CO NH2, इसको ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले लेते हैं, और छोटा ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया कितना हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का 14 3, कितना हो गया 17, कितना आ गया 17। अच्छा इसी प्रकार से क्या हम ग्लूकोज का भी निकाल सकते हैं क्या, M = C6H12O6, किसका फार्मूला है ग्लूकोज का, चाहे ये ग्लूकोज का फार्मूला है और फ्रक्टोज का फार्मूला है, पर दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं। देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको।
अब यहाँ हमको दिख रहा है कि कार्बन संख्या कितनी है, 6 है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। कितनी संख्या है, 12 है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, 6 है। परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। कितना हो गया ये, 12 पंजे 60, 5 6 72 प्लस 12, 16 पंजे 80 और 16 छक्का 96 हुआ। अब जोड़ लेते हैं, क्या कितना होगा ये, 72 है। 72 में हमने 12 जोड़ लिया, कितना हो गया, 84 हो गया। अब कितना जोड़ लेते हैं, 96 जोड़ लेते हैं, 6 4 10 हो गया और 9 9 18 हो गया। कितना हो गया, 180। तो यानी कि ग्लूकोज का जो अणुभार आया वो कितना आया, 180। तो इस प्रकार से हम सब क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम अणुभार निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि अगर हमें किसी का यव निकालने के लिए यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है। एटॉमिक मास का मतलब क्या, परमाणु द्रव्यमान, जिससे कि हम किससे डिनोट करेंगे, हम ए से डिनोट करेंगे। पिछले वीडियो में बताया गया है। अब सभी तत्वों का अपना परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। हमने जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखे थे, जैसे कि हमने लिखा था लिथियम का कितना होता है, 7 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, ये होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ये होता है। इस प्रकार से हम जो है 10-12 तत्वों के एटॉमिक मास को हम यहाँ पे लिखे हुए थे। तो ये हमको आना चाहिए। अगर ये हमें नहीं आएगा तो आगे चल करके मोल कॉन्सेप्ट में हमें बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए हमको सबसे पहले जो है सभी का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो हमने देखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास जल्दी से बता देते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। कल बताया गया था। अब कल इसी के साथ बता दिया गया था क्या, एटॉमिक नंबर। इसी के साथ क्या बता दिया गया था, एटॉमिक नंबर बता दिया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, ये एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वही तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। मतलब अगर जैसे मान लो कोई तत्व है हमारा, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, हम कहें कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को हम किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। इसको हम किससे दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे जेड से। अगर हम कहें कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, यानी कि जेड कितना है, 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। हम कहें कि इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे मोल कॉन्सेप्ट। हमने ये बता दिया एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है,
मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये क्लियर हो गया है। अब हम इसके बाद से चालू करेंगे क्या, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है।